वोटिंग के बाद हर दिन मिल रहे फीडबैक से क्यों ऐसा लग रहा कि बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट गढ़वाल ही फंसती जा रही है? क्या वजह रही कि अनिल बलूनी गणेश गोदियाल के मुकाबले अपने चुनाव को उठा ही नहीं पाए? ऐसी क्या वजह रही कि बद्रीनाथ, रामनगर, श्रीनगर, पौड़ी और कोटद्वार को लेकर बीजेपी में सबसे ज्यादा चिंता है? क्या लड़ाई 2014-2019 के मुकाबले 2024 में बिल्कुल बदल गई है? हार जीत अब कुछ ही वोटों की बात रह गई है? क्यों बीजेपी में लगातार गढ़वाल पर सबसे ज्यादा मंथन हो रहा है? दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब कांग्रेसी कॉरिडोर से एक खबर निकलकर मोदी शाह के कैंप तक एक खबर पहुंचती है कि जनरल खंडूड़ी के बेटे यानी सिटिंग बीजेपी सांसद के बेटे राहुल गांधी से जा मिले हैं और राहुल गांधी के मंच से देहरादून से उनको गढ़वाल का प्रत्याशी बना दिया जाएगा। जानकार बताते हैं कि बीजेपी के रणनीतिकार और मोदी शाह के चेहरे पर जरा भी शिकन तब नहीं आई, क्योंकि गढ़वाल को बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता रहा 1991 से। फिर 2024 में महज 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि गढ़वाल को लेकर बीजेपी आज सबसे ज्यादा बेचैन है? जी हां, उत्तराखंड की सबसे सुरक्षित बीजेपी की सीट पर सबसे कड़ा मुकाबला है अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल के बीच। आज इसी सीट की, इसी लोकसभा क्षेत्र की परतें खोलने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह रही जिसे चुनाव से पहले बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि गढ़वाल से जो लड़ लेगा बीजेपी के सिंबल पर वो 2.5 लाख के अंतर से जीत जाएगा। फिर अब बीजेपी कॉरिडोर से लेकर कांग्रेस कॉरिडोर तक ये चर्चा क्यों हो रही है कि चुनाव अब कुछ हजार वोटों पर भी सिमट सकता है? आखिर ऐसी क्या वजह रही? सीट टू सीट अगर आप बात करेंगे तो डेटा स्क्रीन पर आपके सामने है। ये वोटिंग का डेटा है जो बताता है कि 2019 के मुकाबले जब पूरे उत्तराखंड में 2024 में कम वोटिंग हुई है हर लोकसभा सीट पर, तो उसका असर गढ़वाल लोकसभा सीट पर भी है। आप देख सकते हैं ज्यादातर सीटों पर इकलौती रामनगर एक ऐसी सीट है जो फर्स्ट डिवीजन से इस बार पास हो पाती है, वरना कई सीटें तो ऐसी हैं जिनमें लैंसडाउन की बात करिए, चाहे यमकेश्वर की बात करिए, देवप्रयाग की बात करिए, चौबट्टा खाल की बात करिए, ये सब सीटें बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी के विधायक इन सीटों पर हैं। यहां पे सतपाल महाराज जैसे दिग्गज हैं और दूसरे नेता भी हैं। कोटद्वार में जिस तरह रितु खंडूड़ी भी हैं, यानी बीजेपी की पूरी ताकतवर टीम गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के तहत ही आती है, लेकिन वहां वोटिंग परसेंटेज कम है और जिन सीटों का हमने जिक्र किया कहीं कहीं पे 40% के आसपास वोटिंग हुई है, कई जगह 50% से कम वोटिंग है। इसने बीजेपी को बेचैन किया है, क्योंकि गढ़वाल को टच करते हुए ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है, कोटद्वार में अमित शाह खुद पहुंचते हैं और अनिल बलूनी के लिए जोरदार वकालत करते हैं, पुरजोर पैरवी करते हैं, उनको जिताने की बात कहते हुए संकल्प लेते हैं कि गढ़वाल का विकास वो खुद कराएंगे, उनकी चिंता है। तो गौचर में रक्षा मंत्री राजनाथ भी ये कहते हैं कि अनिल बलूनी को जिताने का मतलब आप सिर्फ सांसद नहीं चुन रहे हैं, उनसे बड़ा यानी कि मोदी कैबिनेट के मंत्री को चुन रहे हैं। जब इतना फोकस होने के बावजूद क्या वजह रही? जहां से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से ही आते हैं, कई मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत से लेकर के तमाम दिग्गज आते हैं, फिर क्या वजह रही कि सीट पर उतना वोट बीजेपी पोल नहीं करा पाई? ये अलग बात है जिसे गणेश गोदियाल का क्षेत्र माना जाता है, राठ क्षेत्र माना जाता है, उधर ठीक ठाक वोटिंग हो जाती है। बद्रीनाथ जहां से राजेंद्र भंडारी आखिरी मौके पर पाला बदल के चले जाते हैं, वहां भी ठीक ठाक वोटिंग हो जाती है। रामनगर में अच्छी खासी वोटिंग होती है और रामनगर की अच्छी खासी वोटिंग का मतलब समझा जा सकता है। कोटद्वार में भी ठीक ठाक वोटिंग होती है। ये सब रीजन है। जिस तरह से गढ़वाल को लेकर के जानकार, जब राजनीतिक जानकारों से जब हम बात कर रहे हैं तो उनका यह आकलन है कि इस चुनाव में
वजह यह भी रही कि बीजेपी को यहां इसलिए हिचकोले खाने को पड़ रहे हैं कि जिस तरह आखिरी वक्त में वो कांग्रेस के पिछले चुनाव के प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी को लेकर के आ जाती है, इसका भी गढ़वाल क्षेत्र में बहुत सकारात्मक मैसेज नहीं गया। और फिर जिस तरह से बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी को भी बीजेपी में मिला लिया जाता है, उसके बाद जहां कांग्रेस का जो दबा कुचला कार्यकर्ता जो पीड़ित था राजेंद्र भंडारी से, वो उत्साही होकर के गणेश गोदियाल के पक्ष में खड़ा हो जाता है। लेकिन जो बीजेपी का कार्यकर्ता था बद्रीनाथ में, जिनको लगता था कि अब महेंद्र भट्ट राज्यसभा चले गए हैं, वो राष्ट्रीय राजनीति में दखल बढ़ाएंगे, तो यहां स्पेस दूसरे बीजेपी के युवा नेताओं की संभावनाएं, उनको लग रहा था कि अब यहां उनके राजनीतिक भविष्य की संभावनाएं बन रही हैं। वहां जब राजेंद्र भंडारी जैसा वट वृक्ष वहां शिफ्ट हो गया तो वहां भी लोगों में नाराजगी आई, जिसके बाद देखा गया कि किस तरह से जोशीमठ में फपक कर महेंद्र भट्ट को रोना पड़ता है, वोटों की अपील करनी पड़ती है। ये सिचुएशन बीजेपी में बनी। उसके अलावा भी जानकार मानते हैं कि अनिल बलूनी को लेकर एक जानकार ने तो यहां तक कहा है कि उनको 2017 में किसी रूठे हुए प्रत्याशी को 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उनको मनाने के लिए चमोली में देखा गया था। दूसरी बार अब 2024 के चुनाव में उनको कैंपेन करते हुए देखा है। ये छोटी सी बात है लेकिन बताती है कि जब एक तरफ कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को आगे कर दिया जो वहीं के थे और वहीं पे डटे हुए थे, और अंकिता भंडारी प्रकरण पे जिस तरह से भू कानून के मसले पर जिस तरह से लगातार लोगों की आवाज में गणेश गोदियाल बोल रहे थे, ये सब चीजें गणेश गोदियाल के पक्ष में जाती हैं। लेकिन अनिल बलूनी को लेकर जब ये पता चलता है कि वो एक क्षेत्र में 2017 में आए थे और फिर 2024 में वो अपने लिए वोट मांगने के लिए आते हैं, ये बताता है कि दोनों प्रत्याशियों में यही वजह रही कि जमीन से अनिल बलूनी कटे हुए नजर आए। इतने ताकतवर नेता हैं, दिल्ली में उनका दमखम है, बीजेपी कॉरिडोर्स में अनिल बलूनी की तूती बोलती है, लेकिन गढ़वाल से कनेक्ट वाला नेता वो नहीं बन पाए। भले इगास पर्व को लेकर के उन्होंने एक सकारात्मक पहल करने की कोशिश की और भी कई प्रयास किए, लेकिन जो अपील गणेश गोदियाल बना ले जाते हैं गढ़वाल में, गढ़वाली में कनेक्ट करके, गढ़वाल के मुद्दों को उठा करके, उस मोर्चे पर कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं अनिल बलूनी। ये भी बीजेपी को कमजोर करके चली गई, वरना ये बहुत मजबूत सीट थी जहां 40% वोट डिफरेंस था हार और जीत का 2019 के चुनाव में। वहां अब ये कहा जा रहा है कि ये देखना पड़ेगा कि बूथ में पहुंची हुई नारी शक्ति ने किसके पक्ष में वोट किया है, क्योंकि बीजेपी के जानकार मानते हैं कि जो अग्निवीर योजना है या इससे पहले से ही बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर जो युवा था वो थोड़ा उस तरह से 2014 वाले चुनाव की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। 2019 में ही डेंट लगना शुरू हुआ था, लेकिन 2024 तक आते आते एक बड़ा युवा वर्ग है वो बीजेपी से शिफ्ट कर गया है। अब उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उस तरह की वो अपील नहीं देखता, लेकिन जो पहाड़ की जो नारी शक्ति जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो देखा गया चुनाव दर चुनाव 2014, 2017, 2019, 2022 इन सभी चुनाव में महिला वोटर ने बीजेपी के पक्ष में काम किया और वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी से कनेक्ट बना रहा। और जो किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं, उसने भी पहाड़ का जो छोटा किसान है उसको एक तरह से बीजेपी के पक्ष में जाने का एक तरह से आकर्षण दिया है। अब बीजेपी के रणनीतिकार भी और कांग्रेस के रणनीतिकार भी इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आजकल लगातार इसी पर चर्चा होती है कि जो महिला वोटर है वो अग्निवीर के बाद और अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद ये इमोशनल मुद्दे थे, और अग्निवीर रोजगार बहुत बड़ा रोजगार जुड़ा हुआ मसला था सैन्य क्षेत्र में। तो ये माना जाता है कि इस ने कितना डेंट बीजेपी को किया होगा। क्या महिला वोटर जो बूथ में जब वोट डालने के लिए पहुंची है तो वो 2019 के अंदाज में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कवच बन करके आएगी, 2022 की तरह बीजेपी के लिए कवच बन के आएगी, या फिर जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने इमोशनल अपील करते हुए, इमोशनल मुद्दों को उठाते हुए महिला वोटर को अपने साथ कनेक्ट किया। आप जानते हैं कि जो गणेश गोदियाल की जो बैठकें, जनसभाएं होती थी, मीटिंग्स होती थी, रैलियां होती थी, उसमें एक बड़ा अच्छा खासा नंबर महिलाओं का होता था। ये बीजेपी को बेचैन कर रहा है। उसके अलावा ये जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि राजेंद्र भंडारी को जोड़ के बहुत बद्रीनाथ में फायदा बीजेपी को नहीं हुआ है, तो मनीष खंडूड़ी को जोड़ने से भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। कई और कांग्रेस के पिछली बार चुनाव लड़े प्रत्याशी भी जोड़े गए हैं। एक जानकार ने यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उत्तराखंड की 2 सीटों के चुनाव को देख करके आप देश में जो मिजाज है उसको समझा जा सकता है, राजनीतिक मिजाज क्या है देश में। हरिद्वार जैसे एक तरह मिनी इंडिया
कहा जा सकता है, जहां हिंदू, मुस्लिम, दलित, अगड़ा, पिछड़ा हर तरह का वोटर है वहां पे, वहां क्या ट्रेंड देखने को मिलता है। और जो गढ़वाल की लोकसभा सीट है वो एक तरह से हिंदू बहुल सीट कही जा सकती है, क्योंकि वहां पे केदारनाथ धाम है, वहां बद्रीनाथ धाम है, ये बताता है। तो एक जानकार ने कहा कि गढ़वाल में जब इस तरह से कांग्रेस बीजेपी के कांटे के मुकाबले में आ गई है तो ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बद्रीनाथ से लेकर के कोटद्वार तक ये बीजेपी का गढ़ रहा है। और बद्रीनाथ पे कांग्रेस के विधायक 2022 में जीत पाए थे, बाकी 13 की 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी। फिर क्या वजह हुई कि कांग्रेस वहां कांटे के मुकाबले में बीजेपी भी मान रही है, और कांग्रेस ही तो उत्साहित है ही कि गणेश गोदियाल इस सीट पर जादू करेंगे, क्योंकि जिस तरह से गणेश गोदियाल ने चुनाव को डिजाइन किया उसमें कहीं ना कहीं अनिल बलूनी ट्रैप होते चले गए, और अपने स्तर पर बीजेपी को सबसे ज्यादा मेहनत इसी सीट पर करनी पड़ी। जबकि आप जानते हैं कि जो राठ क्षेत्र है श्रीनगर पौड़ी का, वहां पर अच्छा खासा गणेश गोदियाल ने वोट को मोबिलाइज किया है, क्योंकि 2022 के चुनाव में बहुत थोड़े अंतर से गणेश गोदियाल धन सिंह रावत के मुकाबले में हार गए थे विधानसभा का चुनाव। तो यह भी फैक्टर माना जा रहा है कि उनके प्रति एक सहानुभूति की भी भावना थी, और जिस तरह लोगों के बीच में वो खड़े रहे थे अंकिता भंडारी प्रकरण में, उसने पूरे पौड़ी जिले में, पूरे गढ़वाल में गणेश गोदियाल को लेकर के एक माहौल सकारात्मक बनाने का काम किया। क्योंकि इस मसले पर बीजेपी तो बैकफुट पर थी और अनिल बलूनी भी एक तरह से इस मसले पर साइलेंट रहे थे। बद्रीनाथ की अगर आप बात करें, पूरे चमोली जिले की बात करें, तो बद्रीनाथ में जिस तरह राजेंद्र भंडारी आखिरी मौके पर पाला बदलते हैं, वो आज कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, और पता चला कि 24 घंटे गुजरने से पहले कल वो उसी वर्दी में बीजेपी दफ्तर में भगवा पटका पहन रहे थे। बातें तो लोग बहुत करते रहते हैं। आजकल अखबारों में चल रहा, सोशल मीडिया में चल रहा है कि राजू भंडारी बीजेपी में शामिल हो गया है। कोई कह रहा हो गया है, कोई कह रहा होने वाला है, कोई कह रहा वो भी हो रहा है, उसकी पत्नी भी हो रही है। पहले पत्नी जाएगी, फिर राजू भंडारी जाएगा, ये चलता रहता है। अफवाहें, हम नेता हैं और हम नेताओं के खिलाफ ऐसी अफवाहें चलती रहती है। इसने बहुत सकारात्मक मैसेज नहीं दिया, यहां तक कि बीजेपी काडर्स में भी मैसेज गया कि उनकी पत्नी पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप है। अब बीजेपी भ्रष्टाचार पर एक्शन की बात करती है, लेकिन राजेंद्र भंडारी को, अनिल बलूनी को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए पार्टी में लाया गया है। तो इससे कांग्रेस में उत्साह आया और बीजेपी में इसको लेकर के नाराजगी पनपी। यही वजह है कि पूरे चमोली जिले में, सिर्फ बद्रीनाथ सीट पर नहीं, चमोली जिले में इसका असर देखा गया। जोशीमठ के भूदसाव के प्रकरण ने भी, आप जानते उस त्रासदी ने भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, ऐसा जानकार मानकर चल रहे हैं। यही स्थिति रुद्रप्रयाग जिले में भी देखी जा रही है कि वहां भी गणेश गोदियाल को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और जो पौड़ी जिला है वहां पे जिस तरह राठ क्षेत्र है, श्रीनगर, पौड़ी इधर और कोटद्वार तक गणेश गोदियाल को अच्छा वोट मिला है, क्योंकि कोटद्वार और रामनगर के क्षेत्र में मुस्लिम वोटर भी ठीक ठाक आबादी है, वहां भी कांग्रेस के पक्ष में चीजें जा सकती है। जो सबसे एक बड़ा फैक्टर है जिसको लेकर के बीजेपी बेचैन है और कांग्रेस जिस पर नजर बनाई हुई है, उस फैक्टर की अब तक हम चर्चा नहीं कर पाए थे। वो फैक्टर जब हम हरिद्वार में बात करते हैं तब तो हम ये बात करते हैं कि अगर दलितों ने आरक्षण और संविधान बदलने जैसे जो विपक्ष के जो नैरेटिव है उस पर चल करके अगर बीएसपी को छोड़कर इस बार हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत के कांग्रेस के पक्ष में वोट किया होगा तो वहां त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ये नैरेटिव सिर्फ हरिद्वार तक, प्लेन तक सीमित नहीं है। कुछ जानकार मानते हैं, कुछ हमने ऐसे जागरूक दलित अधिकारियों, कर्मचारियों से भी बात की, उन्होंने इस चीज को माना कि पौड़ी, गढ़वाल, नहीं पूरे पहाड़ की दूसरी लोकसभा क्षेत्रों में भी ये फैक्टर है। और कहीं ना कहीं जो दो चुनाव में जो पैटर्न देखा गया था 2014 और 2019 में, एक बड़ा दलित वोट बैंक था। लोगों ने कहा कि 50 से 60% तक वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया था। और ये एक बड़ी, क्योंकि आप मानते हैं कि उत्तराखंड में, पहाड़ में खासतौर पर ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, ये तीन ही बड़े साइजेबल वोटर्स हैं जो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये भी कांग्रेस मान करके चल रही है कि जो आरक्षण और संविधान बदलने का जो नैरेटिव था उसमें कहीं ना कहीं दलित वोटर ने अपना पैटर्न बदला है। उस अंदाज में अब वो प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के पक्ष में खड़ा नजर नहीं आ रहा है। ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से भी कि एक बड़ा दलित वोटर है वो वापस कांग्रेस की तरफ लौटा है, जो पिछले 2 चुनाव में उसके पास नहीं था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोटद्वार में कितना मदद रितु खंडूड़ी कर पाई होंगी बीजेपी कैंडिडेट का, इसको भी समझा जा सकता है। अमित शाह ने खुद वहां रोड शो किया था। यमकेश्वर में बहुत कम 40% के आसपास वोट पड़ता है, देवप्रयाग में 40-42% के आसपास वोट पड़ता है। चौबट्टा खाल में सतपाल महाराज कितनी मदद कर पाएंगे, वहां भी 40% वाले ब्रैकेट में ही चौबट्टा खाल सीट है, वहां भी बहुत कम वोट पड़ता है। और लैंसडोन में जिस तरह से मैन दिलीप रावत और
हरक सिंह रावत के बीच की लड़ाई है, उसके बावजूद वहां भी 40-42% ही वोट परसेंटेज पोल हुआ है। तो वो कितना बीजेपी के पक्ष में गया होगा, क्योंकि लैंसडाउन में भी कांग्रेस के पक्ष में अच्छा खासा वोट ये बताया जा रहा है, जानकार ऐसा दावा करे। तो कुल मिलाकर के सीट टू सीट देखें तो हर विधानसभा क्षेत्र में अब 2022 या 2019 वाली सिचुएशन नहीं है। लोगों ने यह दावा किया है कि पूरे गढ़वाल में इमोशंस पर, एक तो भावनाओं पर जो मुद्दे थे, भावुक करने वाले जो मुद्दे थे उन, और जो स्थानीय मुद्दे थे उन पर गणेश गोदियाल ने अपना पूरे कैंपेन को डिजाइन किया था और उसका फायदा उनको मिल रहा है। यही वजह है कि जो बहुत बड़े अंतर वाली बीजेपी की सीट थी, अब उसमें हार जीत को लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत नैरो अंतर रहने वाला है, वहां कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जानकार तो इस चीज पर भी नजर रख रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 5 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को लीड मिली थी। इस पर भी लोगों की नजर है कि 14 जो विधानसभा क्षेत्र है गढ़वाल लोकसभा सीट के, वहां से हार जीत का जब अंतर बहुत कम रहने वाला है, तब कांग्रेस कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती है 2027 के नजरिए से। क्योंकि 2027 के नजरिए से भी गणेश गोदियाल को अब कांग्रेसी कैंप में एक भविष्य की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है और यह माना जा रहा है कि 2027 में गणेश गोदियाल की गढ़वाल क्षेत्र में कम से कम एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। और अभी से उनके समर्थन में कांग्रेस का एक धड़ा है, वो लगातार ये पैरवी भी करने लगा है कि उनको ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव नतीजों के बाद करण महाराज से ये जिम्मेदारी अगर वापस ली जाती है तो कोई नया जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो उसको लेकर के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे गणेश गोदियाल को देखा जा रहा है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस तरह से अब कांग्रेसी कैंप में जब आप नेताओं से बात करते हैं तो वो मानते हैं कि काश कांग्रेस जब टिकट बंट रही थी तब इस गंभीरता को समझती कि चुनाव एक तरफा नहीं है, बीजेपी के पक्ष में कोई लहर नहीं है। अब जब उत्तराखंड में पहले फेज में वोटिंग हो गई है और जो बाकी देश के दूसरे हिस्सों से सेकंड फेज की बाद जो एक तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, जिस तरह की जो संकेत आ रहे हैं, इसके बाद जो चुनाव कैंपेन देश में चल रहा है, उसके बाद उत्तराखंड के नेताओं में ये सुनने को मिलता है कि काश हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव लड़े होते, काश प्रीतम सिंह टिहरी से चुनाव लड़ गए होते, अगर अल्मोड़ा में यशपाल आर्य लड़ रहे होते तो वहां भी 10 साल से जो टमटा वर्सेस टमटा की लड़ाई देख रही है उसके भी कुछ परिणाम अलग हो सकते थे। इस तरह की चर्चाएं कांग्रेस में है। कांग्रेस के नेता, जो कुछ उत्साही नेता हैं, वो पछता भी रहे हैं कि बड़े नेताओं ने बड़ा एक तरह से कलेजा नहीं दिखाया और वो एक तरह सरेंडर मोड में शुरू में आ गए। लेकिन जनता ने कहा तो बीजेपी की तरफ नेता ये कहते थे, जब बीजेपी कॉरिडोर्स में बात करते थे तो नेता कहते थे कि चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह 10 साल में काम किया है, राम मंदिर और दूसरी उपलब्धियां, उसके बाद जनता अपने आप चुनाव लड़ा रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कांग्रेसी भी कुछ कहने लगे हैं कि दरअसल जनता ने चुनाव ले लिया, वरना कांग्रेस के पास कहां पैसे थे, कहां संसाधन थे, हमारे नेता तो बीजेपी अपनी तरफ लेकर के चली गई थी, हमारे पास वो नेता भी नहीं बचे थे। अब तो जनता ने ही जो वोट हमें दिया है, जनता ने ही हमें चुनाव लड़ा है। अब ये कांग्रेस के भीतर भी बात होने लगी है। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या नारी शक्ति का क्या असर गढ़वाल में होता है, और जो सर्विस वोटर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है इस लोकसभा क्षेत्र पर। वो क्या फौजी वोटर का फैक्टर तो होता ही होता है, युवाओं का अग्निवीर पे एक फैक्टर बड़ा है ही, अंकिता भंडारी का फैक्टर भी, उसमें आशुतोष नेगी ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, उसका कितना बीजेपी को नुकसान हो पाता है, कितना कांग्रेस को नुकसान या फायदा हो पाता है, इस पर भी नजर रहने वाली है। उसके अलावा जो 6,000 रुपए की जो सम्मान निधि है वो कितना बीजेपी के लिए मददगार होती है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बद्रीनाथ केदारनाथ से कनेक्ट है वो अनिल बलूनी के लिए कितनी बड़ी ढाल बनता है, कितनी मजबूत ढाल बनता है, इस पर भी नजर रहने वाली है। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।